इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। अंतरिम जमानत को लेकर हलफनामा दाखिल हुआ है। चुनाव करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये ईडी ने कहा है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का ये मामला है जिसमें ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। और ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार करना किसी भी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता है, लिहाजा जमानत ना दी जाए, ये कहकर विरोध किया है ईडी ने। पहले 7 तारीख तय की गई थी। हम आपको बता दें, पहले 7 तारीख को आना था ये फैसला अंतरिम जमानत पर, लेकिन 7 तारीख को ना आके 2 दिन के लिए और आगे बढ़ गई थी डेट। अब जवाब दाखिल किया है ईडी ने। अंतरिम जमानत पर ही जवाब मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ईडी ने जवाब दाखिल किया है, ईडी के वकीलों ने, जिसमें कहा गया है कि चुनाव प्रचार करना किसी भी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बता दें, अपने 44 पेज के हलफनामे में ईडी ने एक चार्ट के जरिए 5 साल के चुनावों का ब्यौरा दिया है और इसमें बताया है कि अब तक जेल से चुनाव लड़ने वाले किसी भी नेता को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिली है। ये बाकायदा एक सबूत के तौर पर ये डेटा भी दिया है सुप्रीम कोर्ट को। और आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, काफी लंबा चौड़ा हलफनामा है और इसमें जो दलीलें दी गई हैं वो भी काफी वैलिड हैं। जाहिर तौर पर अबुल, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राह इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के नेता सोच कर बैठे हैं। क्योंकि जो ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है 44 पेज का, उसमें ईडी ने साफ कहा है कि चुनाव प्रचार करना ना ही आपका मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक और ना ही कानूनी अधिकार है। ईडी ने यह कहा कि अगर किसी भी नेता को, राजनेता को, अगर चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत दी जाती है, यानी अंतरिम जमानत दी जाती है, तो एक गलत प्रेसिडेंट जो है वो साबित होगा। ईडी ने बकायदा 5 सालों का, यानी पिछले 5 सालों में देश में अलग अलग जो चुनाव हुए हैं, एक लोकसभा और इसके अलावा जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन सबका डेटा ईडी की तरफ से दिया गया है। इस डेटा के जरिए ईडी ये बता रही है कि कई जगहों पर जो नेता जो जेल में बंद थे, उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन किसी को भी चुनाव प्रचार करने के लिए आदत नहीं दी गई। ईडी ने यह भी कहा कि जो नेता चुनाव लड़े उसमें से कई हारे, कई जीते, लेकिन किसी ने चुनाव प्रचार नहीं किया था। और अरविंद केजरीवाल के साथ तो केस ही उल्टा है। अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक जरूर हैं, स्टार कैंपेनर भी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो ये जो दलीलें हैं ईडी की, ये दलीलें काफी हद तक अगर हम देखें कानूनी तौर पर, जो कानून के जानकारों का मानना है वो सही भी है। वो इसलिए भी सही है क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी फैसला आता है अबुल जी, तो आप मान के चलिए कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पेंडोरा बॉक्स इसलिए खुल जाएगा क्योंकि जितने भी नेता हैं, चाहे के कविता हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, इसके अलावा चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, जितने भी नेता इस समय जेल में बंद है, सभी कैंपेन जाने की, कैंपेन करने के लिए कोर्ट का रुख करेंगे। तब कोर्ट ये मना नहीं कर पाएगा कि नहीं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। और एक अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आशीष मैं रोक रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 बातें की गई थी। एक तो ये बात थी कि साहब उनको चुनाव प्रचार करने का हक है, अपनी चुनाव जो विचारधारा है, अपनी पार्टी है, उसको आगे बढ़ाने का उनको हक है, लिहाजा उनको जमानत दी जाए। दूसरी जो दलील उनकी तरफ से दी गई थी वो ये थी कि केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है, उनको गिरफ्तार करने के पीछे राजनीतिक कारण है। नहीं, ये तो दलीलें उनकी तरफ से पहले भी दी गई, ये दलीलें तो मनीष की तरफ से भी दी गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या किसी भी व्यक्ति को जो इस समय न्यायिक हिरासत में है, उसे क्या चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। अरविंद केजरीवाल के अपने तर्क हो सकते हैं अबुल जी। अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही है उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। कहा था कि केंद्र की साजिश है, ईडी जो है वो केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग का जो डेटा है अबुल जी, उसमें 123 जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, एक लोकसभा चुनाव हुए हैं,
उसका लेखा जोखा 100 लगभग 50 से ज्यादा का ये लेखा जोखा दिया गया है और बकायदा इसको बताया गया है। एक चीज मैं दर्शकों को और बता दूं कि अब ये मामला उतना आसान नहीं होगा कि कल सुबह कोर्ट बैठेगी और ऑर्डर डिक्टेट हो जाएगा। अब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि चूंकि एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया गया है, तो अब इस एफिडेविट पर बहस होगी। बहस के बाद अदालत को लगेगा कि इस मामले में आदेश जारी करना है, तो फिर आदेश जारी होगा। तो अब राह उतनी आसान नहीं रह गई है जितनी आसान पहले से नजर आ रही थी। दूसरी चीज ये, मुझे लगता है कि देर शाम तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक रिटन नोट, यानी उनकी वकील की तरफ से भी एक रिटन नोट जरूर दाखिल किया जाएगा, जो ईडी के हलफनामे का काउंटर होगा, जिसे हम रिजॉइंडर एफिडेविट कहते हैं, वो भी अदालत में जरूर फाइल होगा। बोलिए, तो आगे अब प्रोसीजर क्या है? देखिए, अभी तक कोर्ट की कॉज लिस्ट आई नहीं है। कोर्ट की कॉज लिस्ट के हिसाब से समझ में आता है कि कल जो ये मैटर लगा है, ये जजमेंट के लिए लगा है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए लगा है, और वेदर द जो हियरिंग है वो कवर की जाएगी। तो आज शाम तक ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पहले सुनवाई होगी या फिर कोर्ट ऑर्डर सुनाएगा। सबसे अहम बात यह है कि कभी भी इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह नहीं बोला कि हम ऑर्डर रिजर्व करते हैं अंतरिम जमानत पर। कोर्ट ने यही कहा कि हम अंतरिम जमानत पर आदेश जारी करेंगे, लेकिन अमूनन ये होता है कि जब बेंच उठती है तो ये बोलती है कि ऑर्डर रिजर्व, और हम इस दिन ऑर्डर का प्रोनाउंसमेंट करेंगे, या फिर प्रोनाउंसमेंट की डेट नहीं बताती है, केवल कहती है ऑर्डर रिजर्व। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए मुझे इस बात को, मुझे अनुभव जो मेरा कहता है पिछले 17 सालों का, वो यही कहता है कि इस मामले में पहले सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद ही कोई आदेश पारित होगा। ये इतनी आसानी से आदेश पारित इसमें नहीं होना है, लेकिन फिर भी इंतजार शाम का करना होगा, क्योंकि शाम तक ये सारी क्लैरिटी जो है उसमें आ जाएगी कि क्या कल कोर्ट ठीक 10:30 बजे, अमूमन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं अबुल जी, वो ठीक सुबह 10:30 बजे प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो क्या 10:30 बजे के लिए ऑर्डर के लिए लग रहा है या फिर रेगुलर रूटीन में ये मैटर लग रहा है? यानी अभी भी गुंजाइश है कि इस पर और आगे सुनवाई होगी, बहस हो सकती है, जिरे हो सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो मुख्य याचिका है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, उस आदेश को, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत दोनों को ही वैध करार दिया था, तो वो याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। यानी ये दो अलग अलग केसेस हैं, इंटरिम बेल अलग केस है और जी नहीं, इसी सुनवाई को दो अलग अलग हिस्सों में कर दिया था अदालत अच्छा। ने। एक हिस्सा इंटरिम बेल के लिए कर दिया था और एक हिस्सा मेन पिटीशन के लिए किया था। ठीक है। दरअसल अदालत ये कह रही थी कि जो मेन पिटीशन पे जो आर्गुमेंट होगी उसमें समय लंबा लगेगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि 23 तारीख तक ही हम पोल कर सकते, कैंपेन कर सकते हैं दिल्ली में। तब कोर्ट ने कहा कि हम इंटरिम बेल पर पहले सुनवाई करेंगे, क्योंकि अगला जो हफ्ता है वो लास्ट वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का, और जब भी सुप्रीम कोर्ट क्लोज होता है तो उससे पहले बहुत सारे जो मैटर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगते हैं। तो ऐसे में इतना संभव नहीं हो पाता है कि किसी भी एक मामले की सुनवाई पूरे दिन चल पाए, और यही बात बेंच कह रही थी, और यही वजह है कि इस मामले को कल सूचीबद्ध किया गया है। कल इसमें ऑर्डर आएगा, अगर कोर्ट को प्रोनाउंस करना है तो जो होगा कल ही होगा, नेक्स्ट वीक के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा होता है जब भी कोर्ट क्लोज होती है उससे पहले। जी, और हम तो ये मान के चल रहे थे कि 7 तारीख को जिस तरह का कोर्ट का रुख था, आशीष आप भी उस समय वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी यहाँ स्टूडियो में था, तो उसी समय लग रहा था कि शायद आज कुछ फैसला आ जाएगा, लेकिन जैसे ही एंट्री होती है तुषार मेहता की, एकदम बाजी पलट जाती है। काफ़ी कुछ बदल गया उस 15 मिनट की अपीयरेंस से। हाँ, देखिए, तुषार मेहता की जो दलीलें थी वो दलीलें बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तुषार मेहता ने क्या कुछ कहा? तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो नजीर हो जाएगा। दूसरी बात यह कि कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को कैंपेन करने के लिए न्यायिक हिरासत से अंतरिम जमानत नहीं मिली है। तीसरी, अगर सीएम होने के नाते इनको ये राहत मिलती है तो इसका मतलब आप डिफरेंशिएट करते हैं आम आदमी और सीएम में। चौथी, आम लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का बेहद गलत एक प्रभाव जाएगा, और आम आदमी ये सोचेगा कि सीएम को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, राजनेता को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, और आम इंसान को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। छठी अहम बात, देश में कई ऐसे किसान हैं, कई ऐसे मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी याचिकाएं कई लंबे समय से कोर्ट में लंबित है, लेकिन उन पर विचार नहीं हो पा रहा है, और इनकी याचिका पर जल्द विचार किया जा रहा है। सातवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के किंग पिन है। आठवीं अहम बात, इस पूरे मामले की जांच जारी है, और जांच जारी रहने के दौरान किसी को जमानत नहीं दी जा सकती, और वो भी पोल कैंपेन के लिए। एक बात मैं अबुल अपने दर्शकों को और बता दूं कि आप ये तय मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ 15 मार्च से पहले ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देगी। मैं तो अपने आउटपुट को यह भी कहूंगा कि इस खबर को ब्रेक कर दे, वो जानकारी मेरे पास आ गई है
ईडी की तरफ से चार्जशीट तैयार कर ली गई है। के कविता और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साथ एक चार्जशीट फाइल होगी और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी और वो 15 मार्च से पहले होगी। चलिए, ये बड़ी खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यानी तैयार कर ली है ईडी ने जो चार्जशीट है, के कविता के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी, और 15 से पहले शायद ये चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के